जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम मेंस आंसर राइटिंग और ऐसे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बेस है वो मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, जहां पर मैंने किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं और उसी के साथ साथ हमें जो यूनिवर्सल अप्रोच है वो कैसे अपनाना है, वो सारी चीजें मैंने आपको वहां पर बताई थी। अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो लेने वाले हैं और उसी के साथ साथ जो ट्रेंड चलता आ रहा है उसे ध्यान में रखते हुए करेंगे। क्या होता है, ट्रेंड के हिसाब से जब हम चलते हैं तो हमें थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या कौन से टॉपिक पर मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हालांकि जो एग्जाम है काफी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी थोड़ा हम अंदाजा लगाकर उसकी अच्छे तरीके से पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए ट्रेंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भले वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो यहाँ पर हम पिछले जो क्वेश्चंस है उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उस तरीके से यहाँ पर जैसे पार्ट 1 है जीएस पेपर 2 का, मतलब इंडियन पॉलिटी का, उसी तरीके से हम आगे भी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाले हैं जिन पर मोस्टली क्वेश्चंस आए ही हैं। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 साल के लिए है, लेकिन मैंने जो एनालिसिस है वो 2010 से किया हुआ है। तो इसलिए ये जो टॉपिक्स मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इस पर हमखास क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। सबसे पहले तो कंट्रोवर्सी, मतलब जो भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है उस साल का, उस पर क्वेश्चन तो आया ही आया है। अब कंट्रोवर्शियल रहने में और न्यूज में रहने में फर्क है। कंट्रोवर्सी तब होती है जब अपोजिशन ज्यादा हड़कम करे, अपोजिशन उस पर ज्यादा बवाल करे, तब वो कंट्रोवर्सी बनती है। मतलब समझ लीजिए, अगर नेशन वांट्स टू नो पर अगर वो कंट्रोवर्सी आई है, उस पर अगर डिबेट हो रहा है, इसका मतलब वो कंट्रोवर्सी है। ठीक है, तो इसीलिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो है वो भी कई सारे एग्जाम से पूछे गए हैं। मतलब यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 साल लिया है, लेकिन हर एग्जाम में कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो है उस पर क्वेश्चन मैंने देखा है। अब 2017 की अगर हम बात करते हैं तो कैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक आते हैं, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन। देखिए, उस टाइम पर अगर हम देखते हैं तो साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है इसका काफी ज्यादा बवाल था। मतलब मोदी जी ने अपने तरफ से एक भाषण में कहा था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शन ना होने की वजह से अलग अलग जो इलेक्शंस है वो होते हैं जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, और उसके वजह से गवर्नमेंट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकती है। तो इस पर काफी बवाल हुआ था, काफी चर्चाएं हुई थी, काफी डिबेट हुई थी। और अभी अगर हम देखते हैं एट प्रेजेंट टाइम्स में भी साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का टॉपिक है ये अब भी उतना ही इंपॉर्टेंट है या अब भी उतना ही न्यूज में है जितना उस वक्त हमें देखने को मिल रहा था। तो देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज will limit the amount of time and money spent in electioneering, but it will reduce the government accountability to people। यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। अब ये डिस्कस होता है या एनालिसिस होता है या इवेल्युएट होता है, ये सारे जो टर्म्स आते हैं इसे हमें कैसे अप्रोच करना है वो ऑलरेडी मैंने जो बेस वाले लेक्चर्स है, पहले के जो 3 लेक्चर्स है जिसमें मैंने बेस आपको एक्सप्लेन किया है, कैसे क्वेश्चंस कैसे आपको अप्रोच करना है इन टर्मिनोलॉजीज को, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मोस्टली क्या करते हैं एस्पिरेंट्स, साइमल्टेनियस इलेक्शन देखा, अरे इसके बारे में तो मैंने रट्टा मारा हुआ है, चलो साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में लिखना शुरू कर दो, बम लिखना बैठते हैं, है ना। उसमें कोई मतलब नहीं है, पूछा क्या गया है वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है असेंबलीज एंड लोकसभा, इसके बारे में तो बोला ही है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि इट विल लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी जो इलेक्शनरिंग में स्पेंड हो रहा है। मतलब अगर अलग अलग इलेक्शंस होते रहते हैं तो उसमें जो टाइम है और पैसा है बहुत ज्यादा वाया जाता है, वेस्ट होता है। अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन लेते हैं तो फिर ये दोनों चीजें हैं ये कम हो जाएगी, मतलब टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा और जो मनी है, जो पैसा है, वो भी ज्यादा खर्च नहीं होगा। लेकिन बट यहाँ पर एक कनेक्टिंग जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, काउंटर क्वेश्चन है, काउंटर स्टेटमेंट है, वो निकल कर आ रहा है, इट विल रिड्यूस द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू पीपल। क्या होता है कि हर वक्त अगर इलेक्शन होते रहते हैं, अभी अगर लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें अगर समझ लीजिए कोई गवर्नमेंट आई, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, फिर उसके बाद 1 साल के बाद समझ लीजिए कोई स्टेट असेंबली का इलेक्शन आया। अब जो लोग हैं वो इस सरकार ने, लोकसभा में चुनी गई सरकार है, उन्होंने किस तरीके से फंक्शन किया है, उन्होंने किस तरीके से काम किए हैं, उसके बेसिस पर जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसके बेसिस पर स्टेट असेंबली के इलेक्शन में वोट करेंगे। मतलब क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगी। हर वक्त अगर इलेक्शंस होते रहेंगे तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहेगी कि हाँ भैया तुमने अच्छा काम नहीं किया है तो हम तुमको वोट क्यों करें, है ना। अगर
साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं, 5 साल में एक बार पूरे देश में इलेक्शन होंगे, तो 5 साल तक अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। सीधा 5 साल के बाद समझ लीजिए 1 साल पहले गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर दिया, उसके बेसिस पर अकाउंटेबिलिटी देखी जाएगी। लेकिन हर वक्त अगर इलेक्शन होते रहेंगे तो टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाएगा जिससे गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर पाएगी और पैसा भी बहुत वेस्ट होगा। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट कितने सटीक है, कितने जबरदस्त है। इसमें आपको सही तरीके से तोल नाप कर आंसर जो है वो लिखना पड़ता है। समझ रहे हो आप? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो समझना बहुत जरूरी होता है, वो दिमाग में बिठाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन है, साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है, उसके पॉजिटिव्स क्या है, उसके नेगेटिव्स क्या है। हाँ, जो पूछा गया है उस पर स्टिक रहना जरूरी है। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था 2018 की। अगर हम बात करते हैं तो इन द लाइट ऑफ रिसेंट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अगेन यहाँ पर इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है काफी कंट्रोवर्सी, आपको पता है ये, है ना, कंट्रोवर्सी में कंटिन्यूसली चल रहा है। इससे रिलेटेड एक जोक मुझे याद आता है कि मतलब एक जोक आया था मोबाइल पर कि जो राहुल गांधी है वो बोलते हैं कि दोस्तों आप जो पंजा है वही बटन दबाना, ठीक है। जो आम आदमी पार्टी है वो बोलते हैं दोस्तों आप जो झाड़ू है वही बटन दबाना। फिर मोदी जी आते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि दोस्तों मित्रों कोई भी बटन दबाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट तो हम ही को जाने वाला है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके कई सारे मेम भी बने और उसी के साथ साथ काफी कंट्रोवर्सी भी चल रही थी, अभी भी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलती है। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, इसके चैलेंजेस क्या है बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि ट्रस्ट वर्दीनेस जो इलेक्शन कमीशन का है लाया जा सके। फिर उसके बाद 2019 अगर हम देखते हैं तो उसमें आया था कि डू यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, रेदर इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस। मतलब यहाँ पर क्या है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर इसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर, इसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है, एक्चुअल में सेपरेशन ऑफ पावर है क्या, है ना, ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब यहाँ पर सेपरेशन ऑफ फंक्शंस हमें देखने को मिलता है रेदर देन सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये जो चीज है ये हमने ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है एमएम एकेडमी ऐप पर, सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर है, उसमें मैंने आपको इस क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन किया है कि क्यों हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं बल्कि सेपरेशन ऑफ फंक्शंस देखने को मिलता है। ये चेक्स एंड बैलेंसेस जो है ये मेंटेन रहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको आते हैं कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। फिर हमें देखने को मिलते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस या बॉडीज जो होती है उस पर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि 2017 की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसके बारे में जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। इसमें आगे की जो भी चीजें हो, है ना, एक बार अगर आपको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो ऑफिसेस होते हैं या बॉडीज होती है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इसके बारे में हम एक ढांचा बना सकते हैं। तो ये मैं आपको ढांचा बनाकर दे दूंगा कि आगे अगर कुछ भी आए तो वो सीधा हम उसमें फिट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो बट ऑब्वियस है महिलाओं की जो स्थिति है एट प्रेजेंट में उसी के बारे में आएगा। तो महिलाओं की कुछ स्थिति के बारे में अगर हमने कोई फैक्चुअल डेटा जो है वो याद कर लिया, प्लस जो सोल्यूशंस हो सकते हैं वो याद कर लिए, तो अपने आप इसमें हम बिठा सकते हैं, है ना। तो ये ढांचे जो है वो बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो हम बनाएंगे पूरे, मतलब ये जो कोर्स रहने वाला है ना, इसमें आपका सब कुछ वहां पर निपटा देंगे हम, कि मेंस में आपको जबरदस्त मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिवली किस पर चलने वाला है, एमएम एकेडमी ऐप जो है उस पर ये कोर्स चलने वाला है, ये आप ध्यान में रखें। यूट्यूब पर पूरा कोर्स नहीं आने वाला है, कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पर रहेंगे लेकिन बाकी पूरा कोर्स जो है वो हम एमएम एकेडमी ऐप पर ही कवर करने वाले हैं। 2018 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैज अ वेरी वाइटल रोल टू प्ले। यहाँ पर सीधा कंट्रोलर, देखिए सीएजी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, सीएजी के बारे में, है ना। इसमें आगे जो भी बोला गया हो, रिफ्लेक्टेड इन द मेथड ऑफ टर्म्स एंड अपॉइंटमेंट्स एज वेल एज रेंज ऑफ पावर कैन हीट एंड एक्सरसाइज। तो मतलब बेसिकली सीएजी के बारे में क्वेश्चन आया 2018 में। 2019 में देखिए यहाँ पर अटॉर्नी जनरल जो है उसके बारे में आ गया, मतलब 2018 में सीएजी के बारे में आया, 2018 में अटॉर्नी जनरल के बारे में आया, है ना। तो ऐसे सीधे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फाइनेंस कमीशन जो है उसके बारे में भी क्वेश्चन आया था 2018 में। तो इस तरीके से आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस है, बॉडीज है, उस पर भी क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहे हैं फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटीज। मतलब जो पार्लियामेंट है, स्पेसिफिकली पार्लियामेंट और उससे रिलेटेड जो भी कमिटीज वो सब होगी, उस पर भी आपको हर साल क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। अगर हम 2017 की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर होल्डिंग ज्वाइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस जो है वो होल्ड करने के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया हुआ है। इसके ओकेजन जो है वो आपको बताने हैं कि कब कब यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग जो है वो की गई है। आपको पता है हमने पार्लियामेंट चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है ज्वाइंट सिटिंग के बारे में,
है ना, जब भी डेडलॉक क्रिएट होता है उस टाइम पर ज्वाइंट सिटिंग जो है वो बुलाई जा सकती है ना, राष्ट्रपति जो है बुलाते हैं और उसको हेड कौन करता है, स्पीकर, है ना। तो इस तरीके से स्पीकर नहीं रहे तो कौन करेगा, फिर वो डेप्यूटी वो नहीं रहे तो कौन करेगा, मतलब वो सारी चीजें आपको पता है, हमने डिस्कस की भी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको आते हैं, मतलब हमने जो पढ़ा हुआ है लेक्चर्स में से उसको हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसकी तैयारी हम यहाँ पर करने वाले हैं, इस कोर्स के तहत उसकी तैयारी हम करने वाले हैं, है ना, आंसर राइटिंग का कोर्स। 2018 की जब हम बात करते हैं उसमें बोला गया कि व्हाट डू यू थिंक कमिटीज आर कंसीडर्ड टू बी यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क। जो पार्लियामेंट्री काम होता है ना, उसकी जो कमिटीज है वो कितना काम आती है, कितनी यूजफुल है, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और खासकर यहाँ पर एस्टिमेट कमिटी जो है उसके बारे में आपको बोला गया है, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है अच्छी तरीके से। फिर 2019 की अगर हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल पार्लियामेंट्रियन रोल एज ए नेशनल लॉ मेकर इज ऑन डिक्लाइन which in turn has adversely impacted the quality of debate and their outcome। जो डिबेट एंड आउटकम होने चाहिए या डिबेट और आउटकम जो होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, वो जो है एक लॉ मेकर उसका एक रोल डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर चला गया है। तो ये आपका एनालिसिस देखिए। अब आपको कैसा है ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें पार्लियामेंट देखें तो पार्लियामेंट की जो सीटिंग है वो काफी कम हो गई है, पार्लियामेंट काफी कम टाइम के लिए बैठ रही है, डिबेट जो है वो काफी कम हो चुके हैं, जो बिल है वो सीधे पास हो रहे हैं, मेजोरिटी अगर रहती है। मतलब आपको इस पर देखिए पार्लियामेंट के इस बोले तो वर्सेटाइल सेक्टर में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर पूरी मेजोरिटी रहती है, पूरी मेजोरिटी अगर किसी के पास है तो इजीली जो बिना डिबेट के जो बिल है वो पास कर सकते हैं। या फिर रिसेंट टाइम्स में अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट की सीटिंग काफी कम हो रही है जिसकी वजह से जो इफेक्टिविटी है वो काफी कम हो रही है। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन जो है आपको निकल कर आ सकते हैं, है ना। मॉक क्वेश्चन भी हम लेने वाले हैं, बिल्कुल हम निश्चिंत रहिए, मॉक क्वेश्चन भी होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ट्रेंड बता रहा हूँ और फिर वो हो जाएगा ना, मॉक क्वेश्चंस भी हम लेंगे ट्रेंड के हिसाब से और उन्हें सॉल्व भी करेंगे, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि आपको अंदाजे हो जाए। फिर एक्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मैं देखिए 3 साल का ले रहा हूँ लेकिन ये जो ट्रेंड है मैं जैसे आपको बताया 2010 के ट्रेंड से मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, इसलिए मैं ये जो अलग अलग सेक्टर्स है यहाँ पर मैं कुछ सेक्टर ले रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में कुछ सेक्टर मैं आपको लूंगा जो न्यूज में चल रहे हैं वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे हम अलग अलग सेक्टर देखने वाले हैं। यहाँ पर कुछ सेक्टर हम देख रहे हैं और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। एक्ट्स पर काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलिए, एक्ट्स बोलिए, बिल्स बोलिए, उस पर भी काफी क्वेश्चन जो है वो आए हैं जो न्यूज में चल रहे थे। 2017 की अगर हम बात करते हैं तो सीधा सीधा गुड्स एंड सर्विस जो है उस पर एक क्वेश्चन आ गया। मतलब यहाँ पर सैलिएंट फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट जो है उस पर क्वेश्चन पूछा गया, है ना। 2017 का था, 2016 में जो न्यूज में था उस पर क्वेश्चन आया। 2018 में अगर आप देखोगे तो इस पर खास कोई क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं एक्ट पर। फिर 2019 अगर हम देखते हैं तो आप बोलोगे सर 2018 में तो था नहीं फिर क्यों लाया, मैंने जैसे बोला है ट्रेंड सिर्फ 3 साल का नहीं है, कई सालों का लिया हुआ है, ठीक है, इंक्लूड नहीं किया है मैंने क्वेश्चन। 2019 अगर हम देखते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कौन से ग्राउंड पर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो यहाँ पर एक्ट जो सिर्फ न्यूज में चल रहे हैं वो नहीं, लेकिन जो पूरे एक्ट है यूनिवर्सल एक्ट्स है उस पर भी क्वेश्चन आए हैं। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये अभी जो हमारा मॉक क्वेश्चन रहने वाला है वो इसको और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको दोनों को साथ में लेकर रहने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया गया था। फिर पार्लियामेंट्री पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, आर्टिकल 368, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी अमेंडिंग पावर का एक्सपांड करना। अगर आपको याद होगा तो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, ये जो क्वेश्चन था ना इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था कि क्या पार्लियामेंट को बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करने की पावर रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। इस पर अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, बेसिक स्ट्रक्चर जो लेक्चर है नीचे स्क्रॉल करते हुए पॉलिटी की, हमारी इंडियन पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है उसमें जाइए और जो हमारा लेक्चर है जो बेसिक स्ट्रक्चर का लेक्चर है उसमें जाइए, नया वाला लेक्चर, क्योंकि 2 हो सकते हैं वहां पर, तो नया वाला जो लेक्चर है उसमें जाइए, उसमें यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है, यही चीज पर मैंने फोकस किया है कि क्या हमारे पार्लियामेंट को पावर रहनी चाहिए इसे अमेंड करने की या नहीं, और यही क्वेश्चन आया है। तो मजाक नहीं, ट्रेंड जब हम देखते हैं तो अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कवर किया हुआ था मैंने यूट्यूब के टाइम पे, तो सोचिए अब तो MM Academy ऐप है तो इस पे तो कितनी गहराई से हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं सभी क्वेश्चंस का, सभी ट्रेंड्स का, और उसका जो सोल्यूशन है वो निकालने वाले हैं, मजा आने वाला है। तो डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट करो यहाँ पर। तो ऐसे ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब ये जो PDF है, ये जो लेक्चर हम यहाँ पर ले रहे हैं और बाकी भी जो लेक्चर्स आते हैं और वीडियो अपडेट्स आते हैं उसकी PDF के लिए आप यहाँ पर
टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो, उसमें आपको पीडीएफ, वीडियो अपडेट्स और जो भी ऑफर्स आते हैं वो मिल जाते हैं। तो मयूर मोगरे आपको सर्च करना है और वहां पर फॉलो करना है, तो फॉलो जरूर कीजिए टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी मयूर मोगरे सर्च करके आप फॉलो कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हमारा जो आज का क्वेश्चन है, आज का जो मॉक क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है? तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है हमारा मॉक क्वेश्चन का वो है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सभी टॉपिक्स पर हम यहाँ पर क्वेश्चन लेने वाले हैं ट्रेंड के हिसाब से, है ना। मॉक क्वेश्चन लेने वाले हैं, उसके आंसर जो है मॉडल आंसर बनाकर देखेंगे, वो वेरी हो सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हर इस पर लेने वाले, फर्स्ट ही पार्ट है। ऐसे जीएस पेपर 2 जो है उसका बहुत आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर और ऐसे जीएस पेपर 2 नहीं, 1, 3, 4 सभी का आने वाला है, निश्चिंत रहना है आपको। आज का टॉपिक हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है और उसी के साथ साथ जो एक्ट है उस पर लेने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है इस पर हमारा रहने वाला है। तो ये क्या है? फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देयर इज अ नीड टू मेक इलेक्शन कमीशन एन इंडिपेंडेंट बॉडी एट पार विद द लेजिस्लेटिव आर्म्स एंड जुडिशरी। यहाँ पर आपको आर्ग्यू करना है। क्या करना है? आपको आर्ग्यू करना है। अब जब यहाँ पर आर्ग्यू की बात आ रही है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भैया कौन से इसमें आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव में आ रहा है ना, एनालिसिस में आ रहा है या इवेल्युएशन वो वाले इसमें आ रहा है। तो आ किस में रहा है, कौन से इसमें पढ़ रहा है, हमें खुद के ओपिनियन देने हैं या नहीं देने हैं। तो ये अगर आप देखोगे तो जो हमने देखा था, तो ये एनालिटिकल इसमें फिट बैठता है। जो हमने एनालिटिकल वाला देखा था उसमें फिट बैठता है आर्ग्यू वाला। आर्ग्यू मतलब क्या है कि आपको जो भी चीजें दी गई है उसको या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, लेकिन रीजन के साथ। मतलब यहाँ पर आपको बेसिकली खुद का ओपिनियन भी पेश करना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है? फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, देयर इज अ नीड टू मेक इलेक्शन कमीशन एन इंडिपेंडेंट बॉडी। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको तो हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी मानते ही है, लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया है, देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना है। लेकिन इंडिपेंडेंट तो वह है, तो फिर एट पार विथ लेजिस्लेटिव आर्म्स एंड जुडिशरी। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो लेजिस्लेटिव आर्म और जुडिशरी है इसके लेवल में हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना है। अभी तो ये इसके एक्ट के तहत पार्लियामेंट कोई लॉज ला सकती है, उसके तहत यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अफेक्ट होगी, है ना। तो उसे उसके पार पर एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना है। तो मतलब किस तरीके का क्वेश्चन रहना चाहिए, किस तरीके का आपका आंसर रहना चाहिए, वो आप सोचिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखकर क्या सीधा आपको यहाँ पर लिखना शुरू करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमें इतनी मल्टी मेंबर बॉडी देखने को मिलती है ना। ये सब लिखकर आपका खुद का भी और जो चेक करने वाला है उसका भी टाइम वेस्ट मत करना। क्वेश्चन जो बोला गया है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना है, मगर एट दी पार विथ लेजिस्लेटिव आर्म्स एंड जुडिशरी। मतलब यहाँ पर हमें कुछ खामियां जो है वो बतानी पड़ेगी, जो इसकी त्रुटियां है वो बतानी पड़ेगी, तब जाकर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ अभी तक ये इंडिपेंडेंट बॉडी जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी एट दी पार विथ लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी देखने को नहीं मिल रही है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब अप्रोच कैसा रखना है, आर्ग्यू है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिफाइन नहीं करना है, ठीक है, हमें इसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं। प्लस लिमिटेशन जो एट दी पार विथ लेजिस्लेचर ये हमें बताना है। चेंजेस यहाँ पर होने के बाद जब हम इसमें चेंजेस करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंट बनेगी ये हमें बताना है। और कंक्लूड करना है हमें ओपिनियन के साथ विथ लॉजिक। यहाँ पर लॉजिक जो है वो भी रहना चाहिए, मतलब कुछ सोल्यूशन जो है वो भी हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको डिस्कस करना है। फॉर्मेट जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर्मेट कैसा रहता है, इंट्रोडक्शन रहता है जिसमें हम ब्रीफ बताते हैं टॉपिक के बारे में, फिर बॉडी रहती है जिसमें हम एक्चुअली जो पूछा गया है उसके बारे में बताते हैं, फिर कंक्लूजन जो है उसमें हम यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन पॉजिटिव, मोस्टली हम पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वही रखते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमारा कंक्लूजन रखते हैं। इस तरीके से हमें पूरा जो आंसर है वो सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए थोड़ा हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद सीधा हम कैसा हमारा आंसर हो सकता है उस पर जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने MM Academy ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, जिसमें से ये वाला भी एक कोर्स है, ठीक है। यूट्यूब पर सारे लेक्चर्स नहीं है, ये वाला भी एक कोर्स है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, जिसमें हम ट्रेंड के हिसाब से सभी सब्जेक्ट्स का ट्रेंड के हिसाब से एनालिसिस करके जो क्वेश्चंस है वो तैयार करके हम यहाँ पर उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ ज्योग्राफी जो है उसका फिलहाल कोर्स चल रहा है,
और भी बहुत सारे कोर्सेज जो है, इकोनॉमी बोलिए, जीएस 1 2 3 4, मतलब सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और इतने कम प्राइजेस में आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा, इसलिए बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, बिल्कुल भी आप यहाँ पर देरी मत कीजिए। तो फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर हम देखते हैं तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है। यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट आ रहा है, लेकिन ये एट दी पार विथ लेजिस्लेटिव आर्म पूछा गया है ना, इस तरीके के घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है, परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाती है। इस पार्ट एंड आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर हमने देखा है कि कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। तो जो भी आपको ग्रीन में नजर आ रहा है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, 3 आर्म्स होते हैं यहाँ पर। सेंट्रल एंड स्टेट, उसमें लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, इनके इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्लस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके भी इलेक्शन कंडक्ट करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन जो पंचायती राज है, म्यूनसिपालिटीज है, इनके नहीं करवाती है। इसके लिए हमें जो लोकल हमारी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो देखने को मिलती है। फिर कंपोजिशन अगर हम देखते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, है ना, और ये एज ए चेयरमैन एक्ट करते हैं। लेकिन सभी को पावर जो है वो सेम है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो मेजोरिटी से ये रिजॉल्व किया जाता है, और उसी के साथ सैलरी ये सब एज दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, है ना। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो हमने देखने को मिलती है। उसी के साथ इंडिपेंडेंस अगर हम देखते हैं तो इंडिपेंडेंस भी है, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, सर्विस कंडीशन जो है वो डिसएडवांटेज पर नहीं ले जा सकते हैं। उसी के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव होते हैं, बाकी जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं विद द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। उसके अलावा यहाँ पर रिमूव नहीं किए जा सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिलता है। प्लस कुछ फ्लॉज भी हमने देखे थे हमारे लेक्चर में, जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने यहाँ पर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर टर्म जो है मेंबर का स्पेसिफाई नहीं किया है। उसी के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने यहाँ पर जो रिटायरिंग इलेक्शन कमीशन को डिबार्ड नहीं किया है फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स के लिए, जिसके तहत ये फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं खुद का इंडिपेंडेंस। तो ये कुछ हमें फ्लॉज जो है वो भी देखने को मिले थे। तो ये तो हो गया बेसिक क्रक्स जो इलेक्शन कमीशन का है, क्योंकि हमें ये रिकॉल होना चाहिए क्या क्या है। फिर उसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो हम निकाल कर एक प्रॉपर आंसर जो है वो बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम आंसर की बात करते हैं, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आता है। देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना एकदम शॉर्ट में, और सिर्फ आपको समझाने के लिए कैसे आप खुद के सेंटेंसेस में फ्रेम कर सकते हो उसके लिए यहाँ पर लाया है। इंट्रोडक्शन में आप शुरू जो है पॉजिटिव नोट पर, देखिए क्या होता है अगर आप स्टार्टिंग में ही नेगेटिव नोट पर करोगे ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो टूथलेस टाइगर है, उसके पास कुछ नहीं है, वो ये होता है वो होता है, नेगेटिव इमेज बनेगी, नेगेटिव परसेप्शन बनेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा पॉजिटिव नोट पर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, हालांकि आप यहाँ पर पूछ रहे हो उसके नेगेटिव चीजें, लेकिन भाई साहब ये भूलो मत कि बहुत अच्छी चीजें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की है, इतने सालों से इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है। हाँ, तो ये भूलो मत। तो इंट्रोडक्शन में हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज द बेडरॉक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, है ना। मतलब बेसिकली क्रक्स क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, क्या उसका मोटिव है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, बेडरॉक किसका है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। तो मतलब एक ही सेंटेंस में मैंने यहाँ पर बता दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ये इसका मोटिव है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है उसका एक बेडरॉक है। मतलब हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है। ये मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस में उसको बता दिया। इफेक्टिव सेंटेंस, कम वर्ड इस्तेमाल करो लेकिन इफेक्टिविटी के साथ इस्तेमाल करो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंस इज इंसेप्शन 1950 इमर्ज्ड हुआ है मोस्ट इफिशिएंट क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन पूरी दुनिया में। उसके फॉर्मेशन के बाद से ही इफेक्टिवनेस एंड कैपेबिलिटीज जो है काफी सटीक रही है इसकी। फ्यू कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स, कुछ पावर्स यहाँ पर पार्लियामेंट के थ्रू उसको मिलते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने एक बता दिया कि भाई साहब, मैंने पॉजिटिव नोट में यहाँ पर क्या बताया इस सेंटेंस के थ्रू कि भाई साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंट बॉडी आप बोल दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवा रही है वो बोल दो, पूरी दुनिया में इसका डंका बज रहा है वो बोल दो, लेकिन कुछ पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड जो है, कुछ पावर्स यहाँ पर पार्लियामेंट के थ्रू भी मिल रहे हैं। मतलब आ गया ना लेजिस्लेटिव आर्म, जो हमने बोला था एट पार विथ लेजिस्लेटिव आर्म, इंडिपेंडेंस रहना चाहिए एट पार विथ लेजिस्लेटिव आर्म। तो यहाँ पर पार्लियामेंट जो है उसके पास यहाँ पर कुछ पावर्स है, मतलब उसका सबऑर्डिनेट बता दिया ना मैंने यहाँ पे, मतलब उसके अंडर में आ गया बता दिया ना मैंने। मतलब उसकी इंडिपेंडेंस जो है पार्लियामेंट के लिए थोड़ी खोखली पड़ जाती है बता दिया ना मैंने। ये मैंने इस सेंटेंस से बता दिया। अब यहाँ पर आगे मुझे अपनी बॉडी बिल्ड करने में इसको हेल्प आएगी, इससे हेल्प आएगी। तो अब बेसिकली यहाँ पर बॉडी 1 अगर हम देखते हैं, देखिए क्या है कि तारीफ अगर आप ना करो ना कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इन दी एंड वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी है, उसकी तारीफ नहीं करोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि तारीफ करते हो या नस काटो,
है ना। तो इससे तारीफ जो है वो जरूरी है, तो थोड़ा बॉडी पंच जो होता है उसमें थोड़ी आप तारीफ कर सकते हो। और जबकि जब आपको 250 वर्ड्स के बारे में बोला गया है, हाँ अगर 150 वर्ड्स है तो सीधा पॉइंट पे आके पॉइंट वाइज लिख सकते हो, लेकिन 250 वर्ड्स बोला गया, थोड़ी आप तारीफ भी कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, करना है तो करो। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्रूव्ड इट्स कैपेबिलिटीज इन सेवरल इंस्टेंसेस, ठीक है। तो मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पर थोड़ा मैंने ये तो बोल दिया इफेक्टिवनेस एंड कैपेबिलिटीज रही है, लेकिन उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सक्सेसफुली नेशनल एज वेल एज स्टेट इलेक्शन जो है 52 से कंडक्ट करवा रही है। रिसेंट ईयर्स में कमीशन जो है उसने यहाँ पर एक्टिव रोल प्ले किया है, ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए उसने एक्टिव रोल प्ले किया है। Commission had gone to an extent of disciplining and political parties with great threat of de-recognition if parties failed in maintaining inter-party democracy। तो ये भी हमें देखने को मिलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज दिए गए हैं इक्वालिटी के, इक्विटी के, इम्पार्शियलिटी के, इंडिपेंडेंस के, उसको यहाँ पर अपलिफ्ट किया है ना। उसने इलेक्शन जो है हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी, फ्रीनेस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी के साथ कंडक्ट किए हैं। उसने जो एलिजिबल सिटीजन्स है, एलिजिबल वोटर्स है, इलेक्टोरल प्रोसेस में उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर किया है। उसी के साथ पॉलिटिकल पार्टी सभी स्टेक होल्डर्स को इलेक्टोरल प्रोसेस में इंगेज किया है प्रॉपर तरीके से। तो ये कुछ उसके बेनिफिट्स, उसके जो हम बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस, वो हम यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गिना सकते हैं। अब उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक सेंटेंस यहाँ पर डाल देना जरूरी है बीच में, जब हम मेन बॉडी पर आ रहे हैं, जो एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा गया था मेन बॉडी पर आ रहे हैं, कि दो देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिए गए हैं, जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कंडीशन सर्विस जो है डिसएडवांटेज में नहीं जा सकती है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी जो है अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी वो मिसिंग है। मतलब किस क्रेडिबिलिटी पर अपॉइंटमेंट की जा रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमिश्नर्स की, वो यहाँ पर मिसिंग है। पार्लियामेंट की तरफ से लॉज जो है वो हमें देखने को आ गए। पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट को घुसेड़ना जरूरी है, जो हम यहाँ पर बुराइयां बता रहे हैं ना, उसमें पार्लियामेंट को घुसेड़ना जरूरी है, क्योंकि एट पार विथ लेजिस्लेटिव आर्म एंड जुडिशरी बोला गया है ना। ये इसीलिए यहाँ पर घुसेड़ना जरूरी है। देखिए कितना बारीकाई से हमें ध्यान रखना पड़ता है आंसर लिखते टाइम। उसी के साथ साथ जो सैलरीज है, बाकी अलाइड मैटर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोटेक्शन जो है वो नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन जो है इलेक्शन कमिश्नर्स को नहीं दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको प्रोटेक्शन है कि वो रिमूव किया जाएगा एज दी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स है उसके साथ जो दो रह रहे हैं वो रिमूव किए जाएंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब इनको उतना सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, तो अब उनको नहीं है। और क्या है, और इसमें ड्रॉबैक क्या है कि अगर कोई विवाद होता है इन लोगों में तो मेजोरिटी से हल किया जाएगा। अब समझो कि इलेक्शन कमिश्नर है, दो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अब इसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है तो ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करना चाह रहा है, लेकिन इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पर सरकार जो है इन दोनों को खरीद लेगी, है ना। इन केस इन दोनों को खरीद लेगी, बोलेगी भैया वैसे भी डिसीजन मेजोरिटी से हो रहे हैं, हमारे साइड में हो जाओ, नहीं तो हम तुमको निकाल देंगे। तो अब मेजोरिटी से हो रहे हैं, इन दोनों ने बोल दिया हाँ होना चाहिए, ये कितना भी बोले नहीं होना चाहिए, इसके चलेगी क्या, नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो इसलिए ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो है इलेक्शन कमिश्नर्स को वो यहाँ पर नहीं दिया गया है ना, ये प्रॉब्लम है। जो गवर्नमेंट है पावर में उसका, उसके द्वारा मिसयूज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से जो डेलीगेशन ऑफ पावर है थ्रू आरपीए वो सफिशिएंट नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको डी रजिस्टर करने की पावर यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उसको नहीं मिली हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है वो वोटेड होता है, अनलाइक एससी, यूपीएससी, सीएच। उसी के साथ साथ यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है सेपरेट सेक्रेटरीट सर्विस कंडीशन रेगुलेटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर 309 एंड दिस मेक्स इट लाइक अनदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक डिपार्टमेंट बन जाता है, डिपार्टमेंट पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है, मतलब यहाँ पर लेजिस्लेचर के अंडर में आ रहा है। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस है वो खर्च हो रहा है, इंडिपेंडेंस जो है वो छूट रहा है एट पार विथ लेजिस्लेटिव आर्म, है ना। ये हमें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए अब यहाँ पर कंक्लूजन जब हम लेंगे उसमें हम क्या कर सकते हैं वो हम लगाएंगे, और लास्ट में हम यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाँ हम अग्री कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्ग्यू बोला गया था, तो हम यहाँ पर समर्थन में बोल रहे हैं, तो वो एक लाइन डाल देना। इसलिए मैंने वो रेड इसमें मार्क की हुई है कि वो एक लाइन डाल देना, वो एक ट्रेडिशन ही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए चैलेंजेस जो है कमीशन के सामने वो है कि वॉचफुल अगेंस्ट दी कोल्यूजन, जो यहाँ पर सिविल एंड पुलिस ब्यूरोक्रेसी इन फेवर ऑफ रूलिंग पार्टी, वो नहीं होना चाहिए। कंट्रोवर्सी जो यहाँ पर ईवीएम से रिलेटेड है वो सेटल डाउन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, उसके लिए जो वीवीपैट है उसका यहाँ पर प्रावधान पूरे इसमें करना चाहिए। उसी के साथ साथ लीगल सपोर्ट जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए। और भी आप यहाँ पर एक दो पॉइंट डाल सकते हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड डाल सकते हो। उसी के साथ साथ जो हमने यहाँ पर ड्रॉबैक्स देखे हैं, जैसे बाकी इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दे दिया जाए, है ना, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दे दिया जाए, वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं।
तो इस तरीके से अगर आपको ये कंक्लूजन में क्या लिखना है वो नहीं सूझ रहा है, तो ये जो हमने ड्रॉबैक्स लिखे हैं उसी को यहाँ पर सोल्यूशन के रूप में आप डाल सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन इन दी एंड आपको ये लिखना है इंपेरेटिव टू ब्रिंग द स्टेटस ऑफ इलेक्शन कमीशन एट द पार विद एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी विंग्स, जिससे हम इसे ज़्यादा इफेक्टिव और जो डेमोक्रेसी की वैल्यूज है उसको अपलिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला पॉइंट याद है, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था क्वेश्चन में शुरू होते टाइम, फ्री एंड फेयर इलेक्शन द बेडरॉक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और एंड हमने कैसा किया कि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसको अपलिफ्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना जरूरी है। इस तरीके से कनेक्शन जब जुड़ता है ना पढ़ने में, हमें यहाँ पर जब हम इस तरीके से देख रहे हैं वो नहीं, लेकिन जब चेक करने वाला होता है ना उसको समझ में आता है, बारीक बारीक चीज़ें होती है उसको वो समझ में आती है कि जहाँ से उसने शुरू किया था वही पॉइंट जो उससे सबसे, क्योंकि हम पहला पॉइंट क्या लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही जब हम उससे एंड कर रहे हैं तो पता चलता है कि हाँ यार, मतलब ये जो एक्चुअल में इसने आर्ग्यूमेंट किया है ना ये बहुत सटीक है, इसने जो आर्ग्यूमेंट में बताया है बहुत सही है, ऐसा पता चलता है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इसके पार्ट्स हमारे आएंगे, जीएस पेपर 2, 1, 3, 4 सभी के आएंगे। इसी तरह हम एनालिसिस करके जो ट्रेंड्स है उसका एनालिसिस करके हम क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।